At first, I would like to good morning everyone. Good morning, sir. Dear students, today we are going to learn and study tense, and it first is past perfect continuous tense. Some days before we have studied about the definitions of past perfect tense. We have already studied about which type of structures has been used with this tense. But today we are going to start fourth form of past tense, which name is past perfect continuous tense. In this tense we will study what is the definitions of past perfect continuous tense, what is the identity of the sentence of this tense, which types helping verbs are used with this tense, and which types verb forms are used in this tense, and what are the structures which are used in this tense according to verb forms and auxiliary verb. तो आज के क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का क्या पहचान होता है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब तक हम लोग सेंटेंस का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग स्ट्रक्चर का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेंटेंस को पहचानना पड़ता है। जब तक हम सेंटेंस को पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक उस वाक्य के साथ सही स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सही वर्ब फॉर्म का यूज नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। जब सही ढंग से हम हेल्पिंग वर्ब का वर्ब फॉर्म का यूज नहीं कर पाएंगे यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ट्रांसलेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन सही बनाने के लिए हमें वर्ब फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना होगा। साथ ही साथ हमें वाक्य का पहचान भी जानना होगा, क्योंकि पहचान से ही आपके टेंस का नाम दिया जाएगा। इस अनुसार हम लोग वर्ब फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाने क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका आप लोग डिफिनेशन करेंगे। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए यह टेंस भी, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यह टेंस भी एक प्रकार का, यह टेंस भी एक प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। यह एक प्रकार का जो है समझिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अंतर केवल इसमें इतना है, अंतर क्या है, अंतर केवल इतना ही है कि इसमें क्रिया के आरंभ होने के समय का उल्लेख होता है, समय का उल्लेख होता है। यह एक प्रकार का समझो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें यह रहेगा कि क्रिया किस समय शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक वह क्रिया चल रहा है, यानी क्रिया के आरंभ होने के समय का उल्लेख रहता है। क्रिया के आरंभ होने का समय, आज उसमें जो कंटिन्यूअस टेंस में था क्रिया के आरंभ होने के समय का कोई मेंशन नहीं था, खाली था मैं पढ़ रहा था, वह सो रहा था, वह दौड़ रहा था, हंस रहा था। इसमें क्या रहेगा, कब से दौड़ रहा था, पढ़ रहा था तो कब से पढ़ रहा था, कितने दिनों से पढ़ रहा था, यानी क्रिया के आरंभ होने के समय का उल्लेख रहता है। दूसरा भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि काम बहुत पहले शुरू हो चुका था और अभी भी उस काम को किया जा रहा है। पहले शुरू हुआ था बीते हुए समय में और तब से लेकर के आगे तक भी क्रिया हो रहा था। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में वह 2 घंटे से मान लो वह 2 घंटे से पढ़ रहा, यानी उसके द्वारा पढ़ने का काम 2 घंटे से चालू था, 2 घंटे से चालू था, यानी 2 घंटा पहले ही पढ़ने का काम स्टार्ट किया था, जो कि अभी उसके द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है। कहने का मतलब हो गया 2 घंटा से पढ़ रहा था और उसमें क्या था, कंटिन्यूअस में वह पढ़ रहा था, खाली था वह पढ़ रहा था। ये समय का उल्लेख उसमें नहीं था, इसमें समय का उल्लेख। तो समय के उल्लेख रहने के कारण इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
बनाएंगे। अब दूसरा है पहचान। पहचान का पहचान, तो वाक्य का पहचान, आइडेंटिफिकेशन। कैसे जानेंगे कि यह वाक्य आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है? तो पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्य से ही पहचान करना है, क्योंकि जो भी चीज लगा हुआ रहेगा वह हिंदी वाक्य में ही लगा रहेगा। हिंदी वाक्य के अंतर्गत आपको क्रिया शब्द में जाना है। क्रिया में कौन है, यानी वर्ब कौन है? क्रिया के अंत में ये लगा रहेगा, ता आ रहा था, ती आ रही थी, इसके बाद ते आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद भी आपका ये भी रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय के साथ। रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन कंडीशन ये है समय के साथ लगाना चाहिए, समय के साथ। जनरली रहा था, रही थी को हम पास्ट कंटिन्यूअस ही मानेंगे। अगर समय के साथ अगर रहा था, रही थी, रहे रहेगा, तब हम ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखिए, जैसे वह पढ़ते आ रहा था, वह पढ़ते आ रहा था, यानी उसके द्वारा पढ़ने का काम चालू था। इसमें जो है रहा था, रही थी नहीं था, आ रहा था। तो इस वाक्य को 100% हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। समय नहीं है तो भी ता आ रहा था, इसके कारण या ते आ रहे थे लगे रहने के कारण वह पढ़ता आ रहा था, ता आ रहा था शब्द किसका पतन है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पतन। समय रहे या ना रहे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही ऐसे वाक्य बनाएंगे। और दूसरा वाक्य देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ क्या है? यहाँ तक पढ़ता आ रहा था, यहाँ था पढ़ रहा था, तो दोनों में अंतर है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको बनाते, वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग बनाते। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। ये लोग पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग। लेकिन ये समय जो लग गया, समय लगे रहने के कारण इस वाक्य को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर नहीं बना करके हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तब लिखना पड़ेगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और नहीं तो अगर ये समय नहीं रहता, लिखते ही वाज रीडिंग, वह पढ़ता आ रहा था, इसमें ता आ रहा था, इसलिए हम इसको बनाए किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का पहचान ये है, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, चाहे समय रहे या ना रहे। लेकिन इसमें रहा था, रही थी वाले में समय सूचक शब्द होना चाहिए। समय सूचक नहीं रहेगा तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। समय सूचक रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तब जो ट्रांसलेट बनेगा इसका, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, लिखेंगे ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, बच गया 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अगला है बाबू वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म का मतलब हो गया क्रिया का रूप, यानी कौन कौन सी क्रिया का रूप होता है। आपने तो पढ़ा था V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, बस 5 रूप है। 5 रूप से आपको जो है कंटिन्यूअस में जो है केवल चौथा रूप से मतलब है। कोई भी कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस रहे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, आपको यू हैव टू यूज ओनली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मींस V4. V4 will be used with every type of subject and with every type of structure. कोई भी स्ट्रक्चर रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, V4 का यूज करना है। चाहे आई रहे, कि वी रहे, कि यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके
उसके साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, अफर्मेटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव रहेगा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी टाइप के सेंटेंस के साथ आपको वर्ब का चौथा रूप का ही प्रयोग करना है। ना पहला से मतलब है, ना दूसरा से मतलब है, ना तीसरा से मतलब है, ना पांचवा से मतलब है, केवल वर्ब के चौथे रूप से मतलब है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में आपका या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी रहेगा तो भी वर्ब का चौथा रूप का ही प्रयोग करना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ। अब अगला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस टेंस में यूज किया जाता है। मेन वर्ब तो ही है, ये जो बिफोर यूज किए ये मेन वर्ब है। जैसे आपने लिखा गोइंग, GOING गोइंग, बुक लिखे या रीडिंग लिखे, ये आपका मेन वर्ब है। जाने का काम हो रहा है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को आप चौथा रूप बना दिए ING लगा करके। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में इसमें अगर यूज होगा तो वो होगा आपका हैड बीन, इकलौता हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। हैज और हैव ही बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका हैव बीन लगा था और हैव हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा था। लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव हैज ही हैड में बदल जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई रहे कि वी रहे कि यू रहे, दे रहे, सिंगुलर नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, आपको हैड भी नहीं लगाना। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हैड भी लगेगा और सारा स्ट्रक्चर में लगेगा। इस प्रकार हम 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाले वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाने कि कौन सा वर्ब फॉर्म का यूज होता है बिफोर का, कौन सा हेल्पिंग वर्ब में तो हैड बीन का यूज होता है। हैड बीन किसके साथ? विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे। दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, दिस हेल्पिंग वर्ब को एलबी भी बोल सकते हैं या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड विद एवरी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। एवरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट रहे, सारे सब्जेक्ट के साथ हमको जो है इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वही वर्ब फॉर्म का यूज करना है। अब हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर भी वही 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अफर्मेटिव पॉजिटिव एसर्टिव सेंटेंस का जो पहला भाग है अफर्मेटिव पॉजिटिव उसको देखेंगे, फिर अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव का 2 भाग बांटेंगे, एक भाग पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा नेगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। क्या लगा करके वो आपको बनाया जाएगा, क्या वो पढ़ता आ रहा था, क्या वो नहीं पढ़ता आ रहा था। इंट्रोगेटिव में जाएंगे WS वाला में, वह क्यों पढ़ती आ रहा था, वह क्या कहते हैं कैसे पढ़ती आ रहा था, क्यों कब कहाँ कैसे, इसको इस तरह का जो इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज किया जाएगा, ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। इसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर में इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा मतलब स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है।